नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस अध्ययन और अध्यापन की श्रृंखला में पुनः अभिनंदन, आभार एवं स्वागत। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार के बिंदु को देखा था। उसी क्रम में आज हम व्यंजन, जो कि पिछली कक्षा में हमने व्यंजन को शुरू कर करके उसको रख दिया था या स्टॉप कर दिया था, और आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए हम व्यंजन के भाग को करना प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हमारे साथ। व्यंजन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं और अन्य वर्ण अर्थात कि स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं एवं अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित, सहायता लेकर के ये उच्चारित किए जाते हैं। और हमने ये भी चर्चा की थी, मूलतः व्यंजनों की संख्या हमारे पास होती है 33। मूलतः व्यंजनों की संख्या हमारे पास होती 33 है, और इनको हम अलग अलग वर्ग में बांटते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग। पिछली कक्षा की तरह आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने यह वर्ग नहीं बताया और स वर्ग नहीं बताया। इसके लिए हम अभी आपका समाधान किए देते हैं कि वर्ग उसे कहते हैं जिसमें कम से कम 5 वर्णों का जो समूह होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। यहां क वर्ग में क, ख, ग, घ और पंचमाक्ष 1, 2, 3, 4 और 5 वर्णों का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। और हमने पिछली कक्षा में यह भी देखा कि ये जो बिंदी का प्रयोग हमने ऊपर, पीछे, नीचे और आगे किया था, उसका मैंने आपको पिछली कक्षा में भली भांति समझा दिया और आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। उसकी चर्चा हम अब यहाँ नहीं करेंगे। हम वर्ग और वर्ण के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि 5 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार से च, छ, ज, ज और य, ये 5 वर्ण हैं जो कि च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार त, थ, ड, ढ, ण, ये 5 वर्ग हैं, वर्ण है जो कि त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आया हुआ, सर आपने 2 हमें एक वर्ण बताए थे, अढ़ और ढ। तो यहां ये देखो 2 उससे मिलते जुलते वर्ण आपके सामने ट वर्ग में आ रहे हैं। तो इनका क्या आपस में सामंजस्य है, क्या समझौता है, उसको हम अभी समाधान किए देते हैं। यह ड है जो कि हमने संस्कृत की मूल वर्ण से हमने हिंदी में लिया है, और ये अढ़ है जिसको मैंने आपको पिछली कक्षा में उच्चिप्त या ताड़न जात के रूप में बताया था। इसको विकसित किया गया है हिंदी में, ना कि संस्कृत से मूलतः आया है। इसलिए हम इनको ताड़न जात या उच्चिप्त या विकसित व्यंजन भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी में विकसित व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। उच्चिप्त की अगर संख्या पूछी जाए 2 है। ताड़न जात वर्ण कितने हैं? 2 है। ये 3 तरीके से अलग अलग प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है। तो यहां ये आपका भेद क्लियर हो गया होगा। ये ड है, ये अढ़ है, ये ढ है, ये अढ़ है, क्योंकि इनके उच्चारण में, उच्चिप्त व्यंजनों के उच्चारण में अ प्रारंभ में उच्चारित होता है, फिर वह वर्ण उच्चारित किया जाता है। एक इससे जुड़ा हुआ एक चीज मैं आपको और बता दूं
कि इन दो वर्णों से कभी भी कोई नया शब्द शुरू नहीं होता है। कोई भी नया शब्द इन दो वर्णों से शुरू नहीं होता। ये एक शब्द शुद्धि से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आपको ये चीज भली भांति पता होगी तो जब भी आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्द शुद्धि के प्रश्न आएंगे तो उनको आप ढंग से देख करके उसका शुद्ध आंसर या परफेक्ट आंसर कर पाओगे। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते त वर्ग में त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण हैं जो कि त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देखो आप, मैंने थ के ऊपर शिरोरेखा नहीं की, ध के ऊपर शिरोरेखा नहीं की। अगर मैं इस थ के ऊपर इस प्रकार से शिरोरेखा कर देता तो क्या ये शुद्ध होता? अधिकांश लिखने में आप इसी प्रकार का प्रयोग करते हो, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी इसी प्रकार का प्रयोग भी करते होंगे। तो मैं आपको एक लिखावट की शुद्धता के बारे में आज एक छोटी सी तथ्य और बता देता हूं कि जब भी कोई ऊपर बिंदी या गुंडी जिसे हम कहते हैं लिखा हुआ, हम अगर कोई वर्ण लिखते हैं तो उसके ऊपर अगर शिरोरेखा आ जाएगी तो वो वर्ण अशुद्ध माना जाएगा। उसी प्रकार जैसे कई लोग जैसे ऐसे लिख देते हैं ध, ये शुद्धता के लिए इसको ध ऐसे कर देते हैं अच्छा दिखने के लिए, तो ये ध नहीं है, ये क्या बन जाता है? फिर घ बन जाता है, ये बन जाता है। उसका उच्चारण उसी प्रकार से किया जाता है। तो एक ये नया तथ्य आप ध्यान में रखोगे, जिस वर्णों के ऊपर घुंडी लगी हुई हो उन वर्णों को आप ऊपर शिरोरेखा नहीं करोगे। क्लियर? आगे अब प वर्ग, प, फ, ब, भ और म, ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इन 5 वर्ग के अंतर्गत कुल हमारे पास कितने आ गए? 25 वर्ण आ गए। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी है तो 1, 2, 3, 4 और 5, और हिंदी में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो कुल हमारे पास हो गई 25 संख्या। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ते। अब एक आता है हमारे पास य, र, ल, व। अब ये इनकी वर्ण की संख्या 4 है, इसलिए हम इनको वर्गीय व्यंजन नहीं कहते हैं। य, र, ल और व, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? नाम आपके सामने, अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? अंतस्थ वह व्यंजन होते हैं जो अंदर ही अंदर उच्चारित किए जाते हैं। अंदर ही अंदर, अब कैसे कि ये ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन की तरह होते हैं, ना ही पूर्ण रूप से स्वर की तरह होते हैं। इन कारण से इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजनों में भी ये 4 हैं, इन चारों का भी अलग अलग स्वरूप है। इसको मैं थोड़ा और सूक्ष्म रूप से आपको विश्लेषित कर देना चाहता हूं। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर मुझे देखने को मिला है, जिसमें य और व है, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर। कारण य और व का उच्चारण करेंगे तो वाग यंत्र से निकलने वाली हमारी प्राण वायु से हमारे जीवा का कोई भाग किसी भी अंग को स्पर्श मुख में नहीं करेगा। आप उच्चारण करके देख सकते हो स्वतः। य व, कहीं आपकी जीवा का कोई भाग किसी मुख के विवर में किसी अंग को, किसी स्थल को स्पर्श किया? नहीं किया। तो यह अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है तो 2 हैं, य और व। अब बात करते हैं र की। इस र को हम प्रकंपित या लुंठित भी कहते हैं।
अब ये प्रकंपित और लुंठित क्या होता है? अब र का उच्चारण करके देखिए। र एक ऐसे ढलान सी जीभ बन गई, लुढ़क करके कोई वर्ण अपने बाहर आ रहा है। तो लुढ़क करके जो बाहर आ रहा है वर्ण, उसको हम लुंठित कहते हैं या प्रकंपित कहते हैं। तो रह वर्ण क्या है? प्रकंपित वर्ण के अंतर्गत आता है। क्लियर? अगर पूछ लिया जाए, निम्न में से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न वर्ण में से लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो इसमें 4 ऑप्शन आ जाए, य, र, ल और व, तो हमारा उत्तर होगा र। उसके बाद आता है ल। ल को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक। पार्श्व मतलब अगल और बगल। हमारा मुख का हम पार्श्व की बात करें तो बायां पार्श्व और दायां पार्श्व। अब ल का उच्चारण करिए आप। ल, देखो ल करोगे तो मुख के दोनों जो हिस्से हैं ये अपने इधर से वायु निकलती हुई हमें प्रतीत हो रही है। पार्श्व भाग से जब वायु निकलती हुई प्रतीत हो रही है तो उस वर्ण को हमने क्या नाम दिया? पार्श्विक। क्लियर? तो ये पार्श्विक आता है। यहां तक हमने किया। फिर आता है स, स, स और ह। ये 4 वर्ण आते हैं। इनको हमने उष्मीय व्यंजन भी नाम देते हैं। उष्मीय, या इसको हम संघर्षी व्यंजन भी नाम देते हैं। उष्मीय और संघर्षी क्या है? जब हमारे मुख विवर से जो प्राणवायु निकलती है, उस प्राणवायु निकलते समय वो अगर संघर्ष करती है, मुख के भाग में संघर्ष करती हैं, तो हम जब घर्षण होता है तो वो गर्म हो जाती हैं। जब गर्म होके हमारे मुख से बाहर निकलेगी तो वो उष्मीय स्वरूप में आएगी। आप उच्चारण कीजिए। स घर्षण हुआ, स घर्षण हुआ, स घर्षण हुआ, ह कंठ में घर्षण हुआ। तो जहां घर्षण होता है वो संघर्ष होता है, तो उनको संघर्ष भी कहते हैं। और घर्षण होने के बाद उसका तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसको हम उष्मा या उष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। अब हम इनको गिनते हैं। 25 व्यंजन ये हुए, 4 ये हुए, 25 4 29 और 4 33। ये क्लियर हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। क्योंकि एक पिछली कक्षा मैंने आपको एक आंकड़ा भी बताया था, 44, 52 और 56। कब क्वेश्चन किस प्रकार का है, उसका आंसर कैसा देना है, ये हमें देखना है। ये अब इस कक्षा में हम आगे समाधान करते हुए चलेंगे। क्लियर? बढ़े आगे। चलो, अब आता है हमारे पास व्यंजनों एक प्रकृति, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर ये संयुक्ताक्षर क्या चीज होती है? संयुक्त अक्षर। अब मैं अगर आपके सामने लिखूं त्र, ज्ञ और स्र, 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। कितने? 4 संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर होने का एक नियम भी होता है। वो नियम क्या होता है? हम उसी वर्ण को संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं जिसमें कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर मिला हुआ होता है। अब आप देख पा रहे हो, आपको तो ये 1 दिख रहा होगा और सर ने क्या बता दिया कि 2 व्यंजन और 1 कम से कम स्वर मिला हुआ। अब इसमें क्या है देखो, क, स और अ, ये 3 वर्ण मिलकर के क्या बना? छ।
अब इसका कई बार प्रश्न आ जाता है कि इनमें निम्न में से कौन सा शुद्ध है। अब आपको ऐसे दे देंगे क स क स क स क और स। देखिए ये चार ऑप्शन में आपके सामने कि संयुक्ताक्षर निम्न में से किन वर्णों से मिलकर बना है। अब आपके सामने यहाँ दो ही दिख रहे हैं और मैंने कहा तीन वर्ण के संयोग से ये बनता है। दो इसमें व्यंजन होते हैं और एक इसमें स्वर होता है। अब यहां देखो, यहां केवल व्यंजन है, व्यंजन है। यहां क वर्ण में स्वर मिल गया और इसमें भी स्वर मिल गया, दो स्वर मिल गए। यहां स्वर मिल गया और यहां केवल व्यंजन है। तो हमें स्वर क्या करना है, अंतिम व्यंजन के साथ जोड़ना है। यहां देखो स्वर रहित है क और यहां स के साथ स्वर अ मिला हुआ है। तो इस प्रकार का प्रश्न में ये आंसर हमारा उत्तर हमें देना होता है। क्लियर? अर्थात संयुक्ताक्षर वह व्यंजन वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं जिनमें कम से कम दो व्यंजन और एक स्वर जुड़ा हुआ होता है और वह स्वर अंतिम या दूसरे जो व्यंजन होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अब मित्रा का देख लेते हैं, त, र और अ। अब उसका उच्चारण हम कर रहे हैं त्र। अब ये आप सब उच्चारण करते होंगे। हम साइंस की पुस्तक को विज्ञान नाम देते हैं। अगर हम इसको ज्ञान नाम देंगे तो ये तो ग और य से मिलके बना हुआ होगा। हम उच्चारण वैसा कर रहे हैं। और हमने पिछली कक्षा मैंने आपको व्याकरण शुरू कराते ही पहले मैंने क्या कहा, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। हमने इसका उच्चारण क्या किया, यह किया। तो क्या व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध है? अब आप इसको अगर इसका विच्छेद देखोगे तो आप कहोगे नहीं, हम आज तक इसका गलत उच्चारण करते आ रहे हैं। ये बनता है ज, य और य, अ से। इसका उच्चारण होता है ज्ञ। जैसे विज्ञान को हम अगर शुद्ध उच्चारित करें तो बोलेंगे विज्ञान। क्लियर? अब मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा, भविष्य में आप जब भी इसका उच्चारण करो तो ज्ञ ना कर करके ज्ञ की तरह करना, क्योंकि आप व्याकरण सीख रहे हो और व्याकरण से शुद्ध उच्चारण भी सीख रहे हो, तो इसका प्रयोग भी आपको अपने जीवन में करना है। तो अब हम इसका उच्चारण करेंगे ज्ञ, जैसे कि विज्ञान। अब ये आ गया स, र और आ, स्र। अब इससे एक जुड़ा हुआ मैं आपको सब शुद्धि की चीज बता देता हूं कि अगर आपको श्रृंगार लिखना है, एक श्रृंगार लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एक श्रृंगार लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और आपने अगर शब्दों को पढ़ा है तो आप इसका शुद्ध रूप बता सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे थोड़ा और आगे ये पूछना चाह रहा हूं और बताना भी चाह रहा हूं, इस स्र का उच्चारण और इस स्र का उच्चारण कैसे होगा। हमने यहां री की मात्रा लगाई है। क्या लगाई है? री की मात्रा। ये देखो इसमें स और र जुड़ा हुआ है। स और र के साथ हम री बोल सकते हैं क्या? कोशिश करो बोल के, अगर आप बोल पा रहे हो तो। स्र री ऐसा बोला जा सकता है? नहीं, इसमें हम केवल र नहीं है, इसमें केवल स है। स के साथ हम री जोड़ेंगे, श्री बोल सकते हैं। हम जो उच्चारण कर सकते हैं वैसा ही तो लेखन कर सकते हैं। लेखन और उच्चारण दोनों में एक साम्य होता है। अगर हम उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाएंगे तो हम लेखन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इस स्र जो संयुक्ताक्षर है, इसके साथ अगर हमने री मात्रा के रूप में जोड़ दिया तो उसका उच्चारण नहीं होता है, और उच्चारण नहीं होता है तो उसका लेखन भी ये शुद्ध नहीं है, का मतलब ये गलत है। हमने स लिया, स में री जोड़ा तो वो बना श्री, श्रृंगार शब्द। तो ये शब्द अशुद्ध होगा और ये शुद्ध होगा। इस स्र के साथ आपको एक शब्द शुद्धि का मैंने एक प्रश्न भी बताया, जो ये भी अक्सर पूछ लिया
जाता है। क्लियर यहाँ पे? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है हमारे सामने कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी। पहला प्रश्न ये आता है कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। पहला प्रश्न क्या आएगा? मूल वर्ण संख्या, मूल वर्ण। अब हम उसका आंसर देंगे 44। कितने? 44। अब इसका मैं आपको अलग अलग तरीके से विभाजित करके भी बता देता हूं, जिससे कि आपका कोई द्वंद्व हो, कोई समस्या हो या समझने में कोई बाधा आ रही हो तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। हमने देखे थे स्वर कितने थे? 11। क्लियर? पिछली कक्षा में देखा था हमने। अभी मैंने आपको बताया व्यंजन कितने हैं? 33। व्यंजन कितने हैं? 33। अब इनको जोड़ लो, कितने हो गए? 44। अगर क्वेश्चन ये आए हिंदी के मूल वर्णों की संख्या, मूल शब्द आना चाहिए क्योंकि इन सब को हमने संस्कृत भाषा से हिंदी में लिया है, तो ये मूल वर्णों की संख्या। अब दूसरा प्रश्न ये आता है हमारे साथ कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। तो इसका आंसर हम अगर देंगे तो देंगे 52, अर्थात 5 और 2, 52 वर्ण हिंदी में होते हैं। ये कैसे होते हैं? देखो, मूल वर्ण तो हमारे पास आ गए कितने? 44। इसके साथ मैंने आपको जब स्वर बताया था तो 2 मैंने आपको अयोगवाह बताए थे, वो 2 अयोगवाह यहां जुड़े। अयोगवाह, 2 अयोगवाह कौन कौन से थे? अनुस्वारवाह एवं विसर्ग, ये 2 अयोगवाह थे। क्लियर? उसके बाद हमने चर्चा की थी विकसित व्यंजन, जिन्हें हम उत्क्षिप्त भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं। कितने थे? 2, अढ़ और अढ़। इसके बाद आता है हमारे पास जो हमने अभी चर्चा की संयुक्ताक्षर, मतलब संयुक्त व्यंजन। ये कितने हैं? 4। अब इनको जोड़ो, कितने हो रहे हैं? हो रहे हैं 52। 52। क्लियर? अगर प्रश्न ये आ जाए हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, तो 52 है। संयुक्ताक्षर पूछ ले तो 4 है, उत्क्षिप्त पूछे तो 2 है, अयोगवाह पूछे तो 2 है। तो हमारे सामने पूरा ये दृश्य सामने आ गया, जैसे कोई एक पिक्चर चल रही है, जैसे आपके दिमाग में इसको आप ग्रहण करते जाइए और जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठो तो ये आपके सामने पूरी पिक्चर आएगी, जिससे कि आपका प्रश्न गलत होने की संभावना 0.1% भी नहीं रहेगी। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़े। एक प्रश्न और आता है, इसको आने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न इस प्रकार से आता है हमारे सामने कि हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? तीसरा प्रश्न ये आता है, मानक वर्ण। तीसरा प्रश्न है हिंदी में मानक वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। अब अगर इसमें मैं आंसर बताऊं आपको, उसका मैं विश्लेषित करूंगा 56। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप कहना हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? 56। अब तक हमने हिंदी के वर्ण पढ़े, वो कितने हुए? 52। अब हम इससे आगे और निकालेंगे। एक चीज आती है जिन्हें हम कहते हैं आगत या मेहमान या गृहित, मतलब ग्रहण किए हुए स्वर। आगत, मेहमान या गृहित स्वर। हमने जब हमारे
भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन काल रहा था, तो हमने अंग्रेजी भाषा से एक ओ का उच्चारण को एक स्वर के रूप में ले लिया। ये जो ओ का उच्चारण होता है, इसको हमने इस रूप में ग्रहण कर लिया था। इसका हम उच्चारण भी कई जगह करते हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, इस प्रकार से करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इसको फिर मैं आगे बताऊंगा, ये तत्सम तद्भव में किस प्रकार का रूप है। आप इसको देखते ही बता दोगे कि ये विदेशी है, तत्सम है, या तद्भव है, या देशज है। इससे जुड़ा हुआ एक पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने का तरीका, किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय से या फिर स्वरों के माध्यम से आप भाषाओं को, जुड़े हुए शब्दों को पहचान सकते हो, उसका भी एक पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके सामने विश्लेषण किया जाएगा। अब यहां बात आती ओ की। हमने अंग्रेजी से ग्रहण किया तो हमारे भाषा में क्या हुआ, आया है। और हमारी भारत में ये परंपरा रही है, जो आता है उसको हम मेहमान कहते हैं, तो इसको हमने मेहमान स्वर भी कह दिया। और हमने इसको ग्रहण किया है, स्वतः ग्रहण किया है अपनी भाषा में, तो वो ग्रहित कहलाया। ये कौन सा हो गया, एक, क्या है, ओ। ये हमारा आगत, मेहमान या ग्रहित स्वर है। दूसरा, यही आगत, मेहमान या ग्रहित व्यंजन। मैंने आपको पिछली अपनी क्लास में बिंदु लगाने के बाद जो शब्द का स्वरूप होता है, वो आपने, मैंने 4 तरीके से आपको विश्लेषित करके बताया था। एक तरीका मैंने बताया था आगे की, जैसे ख। ख वर्ण तो अपनी संस्कृत से हिंदी भाषा में आया है, लेकिन राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने अरबी फारसी का जो नुक्ता है, वो अपनी हिंदी भाषा के वर्णों में लगा के नया वर्ण ले लिया था। ये ग्रहण कहां से किया, अरबी फारसी से। तो वो भी आगत था, मेहमान था, ग्रहित था, और व्यंजनों के साथ जुड़ा, तो वो व्यंजन कहलाए ग्रहित व्यंजन, मेहमान व्यंजन या आगत व्यंजन। क्लियर यहां तक। तो अब हमने इनमें चर्चा की थी 5, क, ख, ग, ज और फ। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न आए, तो आज के समय में एनसीईआरटी ने 3 आगत व्यंजनों को मान्यता दी है, ख, ज और फ। ये हमारे हिंदी में मानक व्यंजनों के रूप में संकलित है। अगर प्रश्न यह आए आगत, मेहमान, ग्रहित व्यंजन कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से, वो ये आपके सामने, ख, ज और फ। 3 ये हो गए, 1 और 3 कितने हुए, 4। और 52 हमारे हिंदी के कुल वर्ण थे। 52 और 4 को लिया तो कितने आ गए, पिछली कक्षा में मैंने आपको ये 3 आंकड़े लिखाए थे। अब आपके सामने इसका समाधान है। अब प्रश्न आपके सामने आए, उत्तर भी आपके सामने आए, आपने इनको भली भांति देखा। 3 प्रश्न बन गए कि हिंदी में मूल स्वरों, वर्णों की संख्या, हिंदी में मानक वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, और कौन कौन सी होती है वो भी हो गए। क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता रहता है कि सर 44 करें, 52 करें या 56 करें। तो करना कुछ नहीं है, जो हमसे पूछा गया हमें तो वो जवाब देना है। यहां तक क्लियर है। अब आगे, क्योंकि अब आगे जो आएगा, हम व्यंजनों का क्या थोड़ा वर्गीकरण करेंगे। क्योंकि जब हम संधि पढ़ते हैं तो उसमें कई संधि आती है, जैसे गोश संधि, अघोष संधि, महाप्राण, अल्प प्राण। तो हम उसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए चलेंगे, तो जिससे कि हमारी संधि की प्रक्रिया को, आगे जितने भी व्याकरणिक संरचना है उसको करने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही गोश संधि नाम होगा, हमारे दिमाग में आ जाएगा गोश व्यंजन ये है, अघोष संधि आएगी तो अघोष व्यंजन ये है। इस प्रकार से हम करते जाए। चले आगे, चलो। लास्ट में